नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 हमारे बिजनेस का पार्ट बी फाइनेंस और ट्रेड और बिजनेस की बुक का भी आखिरी चैप्टर। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। वहाँ पे हम देश के अंदर कैसे कैसे ट्रेड हो रहा था, क्या क्या था उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दो देशों के बीच ट्रेड, स्पेशली इंडिया और दूसरे देशों के बीच ट्रेड। पहले आएगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसके फायदे क्या हैं। फिर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि हमारे देश में बन रही चीज़ों को दूसरे देशों को बेचना। इम्पोर्ट ट्रेड दूसरे देशों में बन रही चीज़ों को अपने देश के लिए खरीदना। और एक बीच में आता है आपका एंट्रीपोर्ट यानी कि ऐसा ट्रेड जिसमें हम एक देश से सामान खरीदते हैं इसीलिए कि हम और दूसरे देश को बेच सकें, अपने यूज़ के लिए नहीं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इंडेंट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, शिपिंग बिल्स क्या होता है, मेड्स रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। पहला हो गया आपका, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द डोमेस्टिक लिमिट्स ऑफ अ कंट्री या जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री या ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ये क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड। ये कितने तरीके का होता है, मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट, जब हम फॉरेन कंट्रीज को गुड्स और सर्विसेज बेचें। सेकेंड, इम्पोर्ट, जब हम फॉरेन कंट्रीज से गुड्स और सर्विसेज खरीदें उनके। एंट्रीपोर्ट, जब हम एक देश से जो है सामान खरीदें, कंजम्पशन नहीं, अपने अपने देश में कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें उसमें बाइंग और सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे मिला के फायदा हो रहा है। नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस, किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सटर्नल ट्रेड का क्या नेचर होता है। इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। पेमेंट जो है हमेशा फॉरेन करेंसी में होता है। एक देश के लिए तो वो करेंसी फॉरेन होगी जिसमें भी पेमेंट हो रहा होगा। कभी कभी दोनों के लिए ही फॉरेन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल ने कोई ट्रेड किया और उसमें यूज़ की यूएस डॉलर्स की करेंसी, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स क्या, इसके साथ लीगल प्रोसीजर बहुत हाई रहते हैं इसमें। अपने देश में कोई प्रोप्राइटरशिप का एक छोटा सा बिजनेस रिटेल का अपने मोहल्ले में खोल लेना और एक एक्सपोर्ट बिजनेस खड़ा करना में बहुत फ़र्क है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, कस्टम से क्लियरेंस लेना पड़ता है, अपने रुपए को दूसरी का फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है, शिप बुक करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। रेस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं, इंटरनल ट्रेड की तरह ये बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है। इसमें क्या है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का लाइसेंस पहले आपको लेना पड़ता है सरकार से, और कुछ आइटम्स के ही आप जो है क्या कहते हैं कि सामान बेच सकते हो या खरीद सकते हो। हाई रिस्क, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ट्रांजिट के समय सामान पहुंचने के समय डैमेज हो सकता है, इसका रिस्क है। करेंसी कन्वर्जन रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है कि हमें अपना सामान बेचना था 5,000 रुपये में और आज 5,000 रुपये की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल $700 थी, मान लीजिए, है ना। नहीं, $700 कैसे हो सकती, 70-80 डॉलर थी मान लीजिए। अब ये 70-80 $75 है मान लीजिए, और जब आपने सामान बेचा, वहाँ पहुँचा, उन्होंने पेमेंट किया, तब तक वो $70 की बजाय $68 रह गया, तो आपको कितने सारे रुपए का नुकसान हुआ, है ना। डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई बार क्या होता है कि ट्रेड करते समय जिन लोगों से हमें मिलना पड़ता है, जिन लोगों से हमें डील करना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अलग रहती है। इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आती है। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी अरेंज करना भी बहुत आसान नहीं है, उसका प्रोसीजर भी बहुत लेंदी है। तो हर टेबल की तरह डिफरेंस टेबल की तरह ये डिफरेंस टेबल भी आप लोग खुद ही पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या रीज़न है, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस होता है। तो कुछ कंट्रीज जो है उतने अच्छे तरीके से या एट ऑल वो सामान सस्ते में या नहीं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती होती कई बार, है ना। कोई सामान है, वो एक कंट्री है तो बना ही नहीं सकती, या उस उतनी अच्छी तरीके से नहीं बना सकती अच्छी क्वालिटी का, या उतने सस्ते में नहीं बना सकती जितना दूसरी बना रही है, तो भी ज़रूरत पड़ती है हमें उन सामानों को इम्पोर्ट करने की, या अगर हम वो हैं जो सस्ते में बना ले रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्री, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो हर देश में बराबर है नहीं। कहीं पहाड़ ज़्यादा हैं, कहीं पेड़ पौधे वेजिटेशन कई प्रकार का है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है।
तो चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए अक्सर जरूरत पड़ता है एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो जाता है किसी ना किसी चीज़ के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल डिफर अमंग डिफरेंट नेशन। अलग अलग देशों के बीच में जो है क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल जैसे फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के, जिनसे प्रोडक्शन होता है उसकी अवेलेबिलिटी भी अलग अलग रहती है। जैसे हमारे देश में लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपिटल बहुत कम है, और लैंड भी रिलेटिवली कम है। ठीक। डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। तो लोकेशन कैसी है किसी इकोनॉमी की, किसी देश की, वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उन सब के कारण और लेबर की क्वांटिटी के कारण प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कॉस्ट बदल सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, इस वजह से भी कई बार इंटरनेशनल बिजनेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक भी ऐसा देश नहीं है जो सारे तरीके के सामान जो है सबसे बेस्ट उसमें प्रोड्यूस करता हो और सबसे लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल करा सकता हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करता हो सबसे लोअर। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि जो भी देश किसी एक कैटेगरी में ऐसा कर रहा है, दूसरे देश उस पर उस सामान के लिए, उस गुड या सर्विस के लिए डिपेंड हो जाते हैं। As a result, each country finds it advantageous to produce those selected goods or services that it can produce more effectively and efficiently, and procuring rest through trade with other countries. जो सामान वो ज़्यादा अच्छे से, आसानी से, सस्ते में, अच्छी क्वालिटी में बना सकती है, वो देश जो है उस सामान को खुद बनाती है और बाकी सामान को ट्रेड करती है दूसरी तरफ से। और इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस में कई सारे देश एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, पहला तो नेशनैलिटी और बायर एंड सेलर। इंटरनेशनल बिजनेस में जो बायर और सेलर होते हैं वो अलग अलग देश के होते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस में दोनों सेम कंट्री के होते हैं, दोनों की नेशनैलिटी सेम होती है। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, है ना, कंज्यूमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो सब की नेशनैलिटी भी अलग अलग होती है इन केस में। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, कहीं पे कैपिटल सस्ता है, मतलब पैसा आसानी से उधार मिल जाता है, तो ऐसे चीज़ों को मोबिलिटी प्रोवाइड होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। ठीक है। कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट, सोशल कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो कल्चर अलग अलग है हर जगह का, सोसाइटी अलग अलग है ना, इस वजह से लोगों का टेस्ट, फैशन, ये सब भी बदल जाता है। तो जो डिमांड पैटर्न है उसमें वेरिएशन आता है, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि लोग अपने पसंद का सामान खरीदना ही ज़रूरी समझते हैं, चाहे उनकी लोकेशन बदल भी जाए। तो इसलिए भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़रूरी हो जाता है। जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग अगर अमेरिका पहुंच जाएं तो क्या होगा, राइट हैंड ड्रिवन गाड़ियाँ जो है उनको ज़रूरत पड़ने लगेंगी और उनको प्रॉब्लम आएगी लेफ्ट हैंड फिटेड स्टीयरिंग और ब्रेक वगैरह से। ठीक। तो उनको वहाँ पे गाड़ियाँ उस तरीके की प्रोवाइड करवाना, अगर आर टी ओ वहाँ का अलाउ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो वो जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। इंडियन खाना ले लीजिए, आप मान लीजिए अमेरिका में कई सारे इंडियंस रह रहे हैं और उन्हें वहाँ का खाना चाहिए, तो इस तरीके का रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है जो इंडियन खाना बना सकते हैं या यहीं से गए हुए लोग वहाँ पे बना के प्रोवाइड करा सके, ये भी एक तरीका है। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, दूसरी क्या फ़र्क है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में, कि जो तरीका है बिजनेस चलाने का, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, एथिक्स हैं, वो सब जो है बदल जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, कई देशों में जो है गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है बिजनेस ऑपरेशन में। तो ये भी एक फ़र्क है इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में, कि इंटरनेशनल बिजनेस में इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, हर कंट्री के अपने लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, टैरिफ है, टैक्सेशन है ना। तो क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं, लोकल रिटेलर्स हैं डोमेस्टिक बिजनेस के, उनके लिए तो वही सेम लागू होता है, वो जो है जितनी ब्रांचेस खोले जो भी करे। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन बाहर स्टोर खोल रहा है तो उसको नई तरीके की टैरिफ, टैक्सेशन पॉलिसी, लॉज, ये सब समझने और पढ़ने पड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। करेंसी जो है जो डोमेस्टिक ही यूज़ होती है डोमेस्टिक बिजनेस में, इंटरनेशनल में क्या होता है दूसरी तीसरी देश की यूज़ की जाती है।
फ़ायदे क्या हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? पहला तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो पाता है। मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तो इम्पोर्ट करनी है, कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ चीज़ें जो हम नहीं बना सकते, तो उसके बदले अगर हम कुछ एक्सपोर्ट भी करें तो हम फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे, जिसे हम खर्च कर सकते हैं इम्पोर्ट के लिए। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मान लीजिए हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बना सकती है, तो हम क्यों ना बनाएं, ताकि हम वो बाहर देशों को बेचें जब हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ठीक है, इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इससे क्या होता है, बिजनेस और बड़े होते हैं भाई। जब स्कोप बढ़ता है एक टाउन से एक देश और एक देश से पूरी दुनिया, तो क्या हो गया, स्कोप बढ़ा, स्कोप बढ़ा तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी। तो इसलिए भी इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा है। इंक्रीजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई अच्छी, जिस भी देश में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस भी देश में सबसे अच्छा किसी एक कैटेगरी का गुड्स है, वो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू सब जगह पहुंच पाता है, इसलिए सब जगह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाता है। बेनिफिट्स टू फर्म्स, फर्म्स को क्या बेनिफिट है, हायर प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट्स बन पाते हैं। मान लीजिए कंपनी इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है, अब वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जगह भी अपनी ब्रांचेस खोल देती है, तो उसको क्या होगा, हायर प्रॉफिट होने लगेगा। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो उसकी कैपेसिटी है अपने रिसोर्सेज के बेसिस पे, उसको वो और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, मतलब कि ज़्यादा सामान बनेगा, बिकेगा, तो हम और ज़्यादा बनाएंगे भी। ठीक। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, एक कंपनी जब 4 जगह पहुंचेगी, सब जगह सक्सेसफुल होएगी, उसको अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा जो रिटेन करके वो और बड़े एसेट्स खरीद सकती है, तो इस तरीके से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी अच्छा होता है। वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कई बार डोमेस्टिक मार्केट में इंसान बहुत इंटेंस कंपटीशन झेल रहा होता है, क्योंकि सब एक ही तरीके से सामान प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक ही प्राइस पे बेच रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ चीज़ें अलग होती हैं, तो इसीलिए इंटेंस कंपटीशन से बाहर निकलने का भी एक तरीका है। ठीक। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपका जो बिजनेस का विजन है, जो एम है, वो आप और इम्प्रूव कर पाते हो। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग है, इम्पोर्टिंग है। एक्सपोर्ट तब जब आप होम कंट्री में बने हुए गुड्स और सर्विसेज को दूसरे फॉरेन कंट्री में बेच रहे हो, और इम्पोर्ट मतलब वहां से खरीद रहे हो। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट मतलब कि खुद जो है हम फॉरेन कंट्री को अप्रोच करें और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें, फर्म मतलब की। और दूसरी तरफ फर्म जो है किसी मिडलमैन को एम्प्लॉय करे और इस तरीके की फॉर्मेलिटी पूरी करवाए। मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई, गुड्स और सर्विसेज जो हमारे होम कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उनको फॉरेन कंट्री या अक्रॉस द बॉर्डर बेचना, सेल करना। इस तरीके के सेलर को एक्सपोर्टर और बायर को इम्पोर्टर कहते हैं उस देश के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सरप्लस जो गुड्स बन रहे हैं एक देश में वो बिक पाए, है ना, एक्स्ट्रा बन रहे हैं ज़रूरत के मुकाबले। रिसोर्सेज जो है उनका बेटर यूटिलाइजेशन अच्छे से यूज़ हो पाए। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, बाहर देशों की करेंसी अर्न कर पाए, ताकि जो चीज़ें हमें कंपल्सरी बाहर से खरीदनी पड़ती है, जैसे क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, वो लेने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हो सके। टू इंक्रीज नेशनल इनकम, देश की इनकम बढ़ाने के लिए भी काम में आता है क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, अभी तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कई लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक नया बिजनेस खुलता है तो उनको जॉब्स का ऑफर मिलता है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, और क्योंकि आप अच्छा टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सब दे रहे होते हो, तो गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, इनका रेवेन्यू बढ़ता है। सात सात नंबर क्या है, टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कोऑपरेशन, मतलब कि एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी खुद की जगह बनाना और लोगों से कोऑपरेट करके चलना दूसरे देशों से, ये फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट से। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, मतलब कि सबसे पहले सामने वाला आपसे इंक्वायरी करेगा कि आपको सामान आपके पास यही है, अवेलेबल है कि नहीं, और है तो कितने कितने में। और फिर आप क्या करोगे, उसको कोटेशन भेजोगे, यानी कि आइटम्स का नाम, उनका पर यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, फिर कुछ डिस्काउंट अगर आप किसी एक केस में दे सकते हो तो वो बना के भेजते हो, उसको प्रोफार्मा इनवॉइस भी कहा जाता है। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, फिर वो व्यक्ति उस कोटेशन के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर आपको मिलता है ना, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के तहत। इंडेंट भी जिसे कह सकते हैं। इसके रहता है एसेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दिनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। फिर इसके बाद जो इम्पोर्ट करवा रहा है सामान हमसे, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, उसको हम उधार बेच सकते हैं कि नहीं, उसकी क्या गुडविल है इस मामले में, और
पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी सिक्योर कर लेते हैं, तब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। मान लीजिए आप पहली बार कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। ये कहाँ से हो सकता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से हो सकता है, आईईसी से। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये सब प्रोवाइड कराती है, ज़्यादातर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो ये सब करवाती है। एक्सपोर्ट पहले, इंपोर्ट बाद में होता है। आर एग्जम एल ए, आर एग्जम एल ए। ठीक। बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक रिसिप्ट, जब आप आईसी नंबर के लिए फीस पे कर दे रहे हो बैंक में तो एक रिसिप्ट चाहिए। एक्सपोर्टर से डिक्लेरेशन चाहिए कि ये इस तरीके के गुड्स को जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो कॉशन लिस्ट में है, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है। ऑब्टेनिंग आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्सपोर्टर को सब्सिडी के फॉर्म में या एक्साइज ड्यूटी में एग्जाम्पशन और टैक्स में एग्जाम्पशन के फॉर्म में कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्टर को। तो ऐसे बेनिफिट्स के लिए उसको आरसीएमसी दिखाना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जब ये आईईसी मिल जाता है तो एक्सपोर्टर इसके लिए अप्लाई करता है। ये कौन इशू कर सकता है? या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद ईसीजीसी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक है जो आपको बाहर सामान जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उधार के बेसिस पे, तो उसकी गारंटी देता है। ये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना सही रहता है, क्योंकि ओवरसीज पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉलिटिकल कमर्शियल रिस्क से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कंपोनेंट खरीदने के लिए, सामान बना के प्रोसेस करके पैकेज वैकेज करके और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ उसको फाइनेंस चाहिए होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस। जब तक वो सामान उसने बेचा नहीं है, पैसे मिले नहीं है, तब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट को रिसीव करता है और एक्सपोर्टर जो है अपने बैंक से प्री शिपमेंट फाइनेंस इस बेसिस पे ले लेता है। फिर 6 पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला स्टेप क्या है कि हम जो है वो सामान प्रोड्यूस करें और उसे या तो खरीदें, अगर हम रीसेल करने वाले हैं तो खरीदें, और अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बनाएं। फिर आते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, लेकिन सामान डिलीवर करने से पहले इंस्पेक्शन होता है उसका। ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खड़े करने के लिए हमें पता चल सके। ये हमेशा जो है बायर्स के दिए गए क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत ही चेकिंग होती है। इंडिया में कोई प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन कंपल्सन तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन एक्ट के द्वारा, अच्छा सॉरी, कंपलसरी है क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन एक्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखे हैं लोगों के, उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ और सेफ्टी को। ठीक है, और उसके हिसाब से ये चलने चाहिए। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, एक्सपोर्टर जो है इस तरीके की क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके इसको चेक करने के लिए इंस्पेक्शन काउंसिल भी बनती है। काउंसिल सर्टिफाई होती है तभी वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देती है, बिना इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एक्सपोर्ट परमिटेड नहीं है। ठीक है, 3 तरीके से प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हो सकता है। देखिए कौन कौन सा। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, यानी कि एक्सपोर्टर जो है इंस्पेक्टर को कॉल करता है, एक्सपोर्ट काउंसिल को, जब वो गुड्स डिस्पैच के लिए रेडी होते हैं, इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है कंसाइनमेंट फिनिश गुड्स का, और अगर वो सेटिस्फाई है तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोवाइड करा देता है। कहता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इंस्पेक्टर जो है क्वालिटी, जो प्रोडक्शन चल रहा है उसकी उस समय क्वालिटी चेक करने पहुंच जाता है। ठीक है, जब गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में होते हैं तब वो आता है और क्वालिटी को चेक करता है। तो वो जो चाहे तो रॉ मटेरियल और जो इस तरीके की मशीनरी या टाइप या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है सबकी जांच कर सकता है। इंस्पेक्टर सेटिस्फाई होता है तभी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वो इशू करता है। फिर आता है सेल्फ सर्टिफिकेशन। रेप्यूटेड फर्म जो होती है और लार्ज स्केल एक्सपोर्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और एक नई गुडविल अर्न करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपने लिए। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ISO 9000, ISO 2000 एक्सेट्रा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज से जो है एक्वायर कर लेते हैं, और खुद इंस्पेक्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल तक पहुँचते हैं, और
सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं इंस्पेक्शन के बाद, उनके इंस्पेक्शन के बाद। एक्साइज क्लियरेंस, एक्सपोर्ट गुड्स अक्सर क्या होता है एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड रहते हैं, है ना, और अगर पे कर दिया ऑलरेडी तो उसको एक्सपोर्टर को रिफंड हो जाता है। एग्जामेशन के लिए एक्सपोर्टर को एक्साइज कमिश्नर के पास अप्लाई करना पड़ता है आरसीएमसी की कॉपी के साथ और इनवॉइस के साथ, ठीक है। और अगर उसने पहले ही एक्साइज ड्यूटी पे कर रखी है लेकिन उसको रिफंड नहीं मिला है तो वो अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट कमिश्नर और एक्साइज के पास, और वो वेरीफाई कराएंगे कि रिफंड एप्लीकेशन कहाँ गई, एक्सपोर्टर तक वापस पहुँचे ही पहुँचे उसका अमाउंट। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि आपका जो ओरिजिनल कंट्री है जहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको लेना होता है जब आप कई देशों में फैलने की सोच रहे होते हो। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, एक्सपोर्टिंग फर्म्स अप्लाई टू अ शिपिंग कंपनी फॉर अ बुकिंग इन अ शिपिंग स्पेस। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरा पूरा शिप आप हमेशा नहीं बुक करोगे, आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री के वही पोर्ट्स जो आपके भी काम के और एक्सपोर्टर्स के काम के, ऐसा कोई शिप जा रहा होता है तो आप उसमें से अपनी एक जगह उसके अंदर बुक करते हो, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। और जब सामने वाली कंपनी एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है शिपिंग कंपनी तो वो एक शिपिंग ऑर्डर इशू करती है। ये इंस्ट्रक्शन होता है कैप्टन को कि वो ये गुड्स एक जगह से ले और कस्टम क्लियरेंस के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करें। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, गुड्स को फिर अच्छे से पैक किया जाता है, मार्क किया जाता है और नेम एड्रेस के साथ साथ जो इम्पोर्टर है, ग्रॉस और नेट वेट क्या है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट क्या है, कहाँ पहुँचेगा, डेस्टिनेशन कहाँ से चला है, कहाँ पहुँचेगा, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन द रेलवे अथॉरिटी इशूज रेलवे रिसिप्ट, अगर यही हम रेलवे के थ्रू पहुँचा रहे हैं तो रेलवे अथॉरिटी क्या करती है, रेलवे रिसिप्ट देती है। एक्सपोर्टर्स को जो है उस रिसिप्ट को एजेंट के फेवर में एंडोर्स कर देता है, उसके नाम कर देता है ताकि वो जो है गुड्स की बिल ले सके। इम्पोर्टर होना चाहिए यहाँ पे। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, क्योंकि सी पेरल्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है, कोई जान नहीं सकता तो वहाँ पर लॉस या डैमेज हो जाने के गुड्स का बहुत रिस्क है, इसीलिए उसका इंश्योरेंस कंपनी से करा लेना चाहिए। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम जो ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे क्लियरेंस लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक्सपोर्टर क्या करता है, शिपिंग बिल प्रिपेयर करता है। शिपिंग बिल क्या है, इसमें गुड्स की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि किस पोर्ट पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, किस कंट्री इनको जाना है, एक्सपोर्टर का नाम और एड्रेस क्या है, इस तरीके का। और इसकी 5 कॉपीज जो है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचा दी जाती हैं कस्टम अप्रेजर को। पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, सबकी बात हम पीछे कर चुके हैं। कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ों के साथ हम ये बिल बना के शिपिंग बिल की 5 कॉपी भेज सकते हैं। कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, पहले तो अपने यहाँ आपको एक कॉपी स्टोर करनी होती है अपने बिजनेस में, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद जो पोर्ट सुपरिटेंडेंट के पास भी इसे सबमिट किया जाता है, फिर उसको अप्रोच किया जाता है कार्टिंग ऑर्डर के लिए। ये गेट के स्टाफ और पोर्ट के स्टाफ को परमिट करता है कि हमारा जो कार्गो है वो डॉक के अंदर आ सकता है, उसे ऐसे पहुंचाया जा सकता है पोर्ट एरिया तक। फिर आता है ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या होता है, तो जब हम कस्टम क्लियरेंस हमें गुड्स की मिल जाती है तो उनको जो है शिप पे लादा जाता है, और जो शिप का कैप्टन है वो इशू करता है एक रिसिप्ट कि हमारे पास सामान हमने उठा लिया, उसको बोलते हैं मेट्स रिसिप्ट। इसमें बहुत सारी डिटेल्स शिप के बारे में और उस जो जर्नी है उसके बारे में दे दी जाती है। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंड्स ओवर द मेट्स रिसिप्ट टू सी&एफ एजेंट, और जब उसको पोर्ट ड्यूज यानी अपने जो चार्जेस हैं वो मिल जाते हैं तो वो ये रिसिप्ट सी&एफ एजेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, जो फ्रेट है यानी सामान पहुंचाने का किराया है वो एक्सपोर्टर को देना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जो शिपिंग कंपनी का ऑफिस है वो जो है मेट्स रिसिप्ट लेके और एक बिल ऑफ लेडिंग इशू कर देता है, ठीक है, कि भाई ये सामान इस पर लोड हो चुका है, ये अब हमारे हाथ है, कहीं ना कहीं से हमारी जिम्मेदारी है। इस बिल ऑफ लेडिंग को ट्रिप्लिकेट उसमें
बनाया जाता है एक एक्सपोर्टर के लिए, एक कैप्टन ऑफ द शिप के लिए और एक इम्पोर्टर के लिए। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, अब गुड्स को जो है एक बार डिस्पैच कर दिया गया तो अब क्या होगा, इनवॉइस प्रिपेयर होता है। इनवॉइस बताता है कि किस किस तरीके की क्वांटिटी कितनी कितने गुड्स की दी गई है और इम्पोर्टर को क्या पैसे पे करने हैं। और CNF एजेंट क्या करता है, उसको अटेस्ट करवा लेता है कस्टम के द्वारा। Securing payment. After the shipment of goods, the exporter informs the importer, and the exporter must send some important documents to the importer to claim the title of goods. मान लीजिए कोई goods हैं वो एकदम से मिसप्लेस हुए, बाद में मिले, तो उस पर हर कोई अपना हक जता रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्टर को उसके साथ ये डॉक्यूमेंट दे दिया है कि एक्सपोर्टर के बारे में सारी जानकारी। कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस है उसकी एक कॉपी हो। सर्टिफाइड मतलब कोर्ट द्वारा प्रमाणित की ये इसी की कॉपी है। बिल ऑफ लेडिंग, जो हमने आपको बताया था कि टिकट फॉर्म में कॉपी करना। पैकिंग लिस्ट, क्या क्या सामान रखा गया, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर जो है क्या करता है, अपने बैंकर के थ्रू इंस्ट्रक्ट करते हुए इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करा देता है सामान से पहले इम्पोर्टर तक। वो भी तब जब इम्पोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर चुका हो, मतलब कि पैसे देने को बिल्कुल रेडी हो रिटर्न फॉर्म में, या पैसे दे ही चुका होगा, ऐसा है नहीं कि सारे पैसे दे चुका होगा। इम्पोर्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरीके का एक्सेप्ट कर सकता है, एक डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट, मतलब कि जब पेमेंट होता है तभी डॉक्यूमेंट्स हैंडेड किए जाते हैं, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज। या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि इसमें केवल ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम पेमेंट करेंगे इतने समय के अंदर अंदर, तो भी वो जो है जारी किया जा सकता है। In case of site, the importer releases the payment immediately and the exporter's bank receives the payment through the importer's bank and distributed to the exporter's account. अक्सर क्या होता है कि जो है इम्पोर्टर पेमेंट रिलीज कर देता है, एक्सपोर्टर का बैंक रिसीव करता है उस पेमेंट को और एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ऐसा पेमेंट रिसीव करने के बाद एक्सपोर्टर को क्या ज़रूरत है कि बैंक सर्टिफिकेट ऐसा दे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट कर दिए गए हैं, ऐसा लिखा हो, और पेमेंट भी रिसीव हो गया इस तरीके से भी लिखा हो। ठीक, अब आते हैं इम्पोर्ट रेट पर। अभी तक तो हम लोग किस पे थे, एक्सपोर्ट रेट पर। देखिए ज़रा ये कितने पेज का है, बहुत बड़ी क्लास तो नहीं रिकॉर्ड हो रही क्योंकि पिछला जो हमारा 9th था बहुत बड़ी क्लास रिकॉर्ड हुई थी। जी हाँ, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो इसीलिए हम इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम चैप्टर 10 का दूसरा पार्ट अगली एक छोटे वीडियो में की क्लास में पढ़ेंगे।